हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो मद्य निषेध दरोगा और मद्य निषेध पुलिस का जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो चल आया है। मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 और 17 तारीख को है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो एक बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। उसमें क्या करने जा रहे हैं ना मेरे भाई, कि लूसेंट जो बुक है वो पूरा बुक को हम तुम लोगों के समक्ष जो है वो पूरा का पूरा रिवीजन करा देते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल न छूटे। तो चलिए, सबसे पहले हम तुम लोगों के लिए हिस्ट्री करावेंगे। उसके बाद जो है आगे चल के जो हो जाएगा फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और लास्ट में एक जो चैप्टर है वो विविध है उसको भी हम करवा देंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं भी पढ़ाई किए हैं उनका भी कवर हो जाएगा इस क्लास से, बशर्ते तुम लोग बने हुए रहना, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ने वाले पहला क्या, भारत का इतिहास। तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मतलब कि इसका मतलब ये हो मेरे भाई कि उत्तर में कौन सा पड़ता है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। और दक्षिण में जो समुद्र है वहाँ तक जो भी फैला हुआ क्षेत्र है वो सारे के सारे क्या चीज़ कहलाते हैं, तो सारे के सारे जो है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना तक बता दें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि भारत को कई नामों से भी जानते हैं। देखिए जैसे कि हो गया कौन, पहला नाम देखिए, भारतवर्ष जो है भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। बिल्कुल, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन कबीले का मतलब क्या होता है, कबीला के मतलब ये होता है कि बहुत पुराना जो समुदाय होता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसे ही क्या चीज़ बोलते हैं, कबीला बोलते हैं। तो भारत जो राजा था वो एक प्राचीन कबीले के थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात, जम्बूद्वीप का मतलब क्या होता है, अर्थात जम्बू यानी जामुन होता है, वृक्षों का द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे। ईरानी लोग जो है वो इसको सिंधु नदी भी बोलते थे, ठीक है, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो ईरानी लोग है, तो ईरानी लोग जो थे ना उनको सा नहीं बोलना आता था। सा के जगह पर वो क्या चीज़ बोलते थे, सा के जगह पर वो हा बोलते थे। तो उसी लिए उन्होंने सिंधु न कह करके हिंदू बोलना प्रारंभ किया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, अब देखिए कहाँ से है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ये जो नाम है वो पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। मतलब कि ये जो सिंधु नदी था ना भाई, इसी सिंधु नदी के नाम से ही पूरे देश को क्या लोग जानने लगे। यूनानी जो है वो इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, क्योंकि यूनानी लोग जो थे ना वो इसको हिंदू कहते थे और अरब इसे हिंद बोलते थे। इस कारण इसको लोग हिंदुस्तान के नाम से भी जानता, ठीक है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। अब देखो, हिंदुस्तान क्वेश्चन पूछ देगा कि हिंदुस्तान किस शब्द से बना है, तो हिंदुस्तान जो है मेरे प्यारे भाई वो फारसी शब्द से बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि यूनानी के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, ठीक है। अब क्वेश्चन भी है कि अब देखिए कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है वो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में
बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले को क्या चीज बोलते हैं? वाले को उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुलता थी। अच्छा देखिए, ये जो भारत जो था ना भाई, वो उत्तर और दक्षिण में फैला था। तो देखो, भारत को जो है वो बांटता है कौन सा चीज? भारत को जो बांटता है वो कौन सा? विंध्याचल पर्वत का बांटता है। कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। तो जो लोग उत्तर की जो भाषाएं बोलते थे उसको बोलते हैं इंडो यूरोपीय परिवार, ठीक है। और जो लोग दक्षिण की भाषा बोलते थे उसको क्या चीज बोलते थे? द्रविड़ बोलते थे, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर नोट में है, नोट इसको बहुत अच्छा से तुम लोग ध्यान देना। ये कहता है कि भारत में जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो और अब देखिए मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। ये जितना भी नस्ल है इसी से भारत के लोग क्या हुए? पैदा हुए हैं, ठीक है। अब कहता कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, ठीक है। अब देखिए नोट वाला जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्सियस को जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इतिहास को आखिर बांटा गया, तो ये जो इतिहास को जो 3 भागों में बांटा वो कौन बांटा? तो उसको हम क्या चीज बोलते हैं? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस, इसने बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या। अब देखो आप लोगों को पढ़ाते हैं क्या चीज? प्राचीन भारत। क्या पढ़ाते हैं मेरे भाई? प्राचीन भारत पढ़ाते हैं। तो प्राचीन भारत में क्या पढ़ना जो बता रहे हैं इसमें देखिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब कि कौन कौन से स्रोत से हम बता सकते हैं कि ये प्राचीन भारत से लिया गया, ठीक है। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो कौन कौन है? पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। ये सारे के सारे जो है वो इससे मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखा था धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। पहला जानकारी क्या है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव वेद व्यास को माना जाता है। क्वेश्चन ए पूछ सकता है कि वेदों को संकलन करता किनको बोलते हैं? तो वेदों का जो संकलन करता है वो हम बोलते हैं किसको? वेद व्यास को। किसको बोलते हैं? वेद व्यास को। फिर देखिए कहते हैं वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं, वो कौन कौन है? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद एवं अथर्ववेद हो गया। इन 4 वेदों को क्या चीज बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है जो। अब देखिए आपको ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ाते हैं कि ऋग्वेद है क्या, इसके अंदर कौन कौन सा चीज़ आते हैं और इसमें कितनी ऋचाएँ हैं और इसमें कितने मंडल हैं। ये सारे के सारे हम आपको इसमें पढ़ा देंगे, ठीक है, बता देंगे। ओके, तो देखिए ऋग्वेद जो है वो देखिए ऋग्वेद जो है वो देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त सूक्त उसको बोलते हैं जो वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्य वर्णक समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। वो कौन कौन है जो बोल रहे हैं? पहला है ब्राह्मण और क्षत्रिय
तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा मान्यता है भाई, लेकिन रियलिटी में ऐसा तो नहीं है कि हर लोग जो है वो माँ के पेट से ही पैदा होता है, लेकिन लोग बना दिया है तो बना दिया है, अब क्या करोगे। ठीक है, बना दिया, हम लोग को पढ़ना है लेकिन पढ़ना, लेकिन ये रियलिटी सही बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है नोट। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। वो देखिए कहता है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य किसको बोलते थे भाई? गाय को, क्योंकि देखो ऋग्वेद में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो किसको माना जाता था? गाय को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपको पढ़ना ईसा पूर्व एवं ईस्वी। एक क्या चीज़ होता है जो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको याद कर लिया तो बहुत अच्छा है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। वामनावतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीन साक्ष्य ऋग्वेद है। अब देखो इसमें बोला जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान मिलता है भाई? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसके पास? यजुर्वेद के पास पढ़ते हैं। तो यजुर्वेद में क्या क्या पढ़ना है? जो देखो यजुर्वेद है मेरे भाई कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलिदान विधि का वर्णन किस में है? तो आंसर क्या बोलेंगे? यजुर्वेद में। ठीक है, अब कहता है कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद जो कि गद्य एवं पद दोनों में, यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वेद क्या? ये जो है वो सामवेद के बारे में पढ़ना। अगला क्या? सामवेद। तो सामवेद है क्या जो बता रहे हैं आपको। ठीक है, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं माने मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। जैसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि भारतीय संगीत का जो जनक है वो किसको बोलते हैं? तो हम सामवेद को बोलते हैं कि हाँ। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद और सामवेद में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वेद है उसको हम बोलते हैं कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई आज हम आप लोगों को चारों के चारों वेद पढ़ा दिए। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम आपको अगला क्लास में दूसरा जो टॉपिक है उसको ख़त्म करेंगे। तो आप लोग बिना संकोच किए हुए हमसे जुड़े रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम में हम 4 चांद लगा देंगे। हम ऐसा बता देंगे कि आपका जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और डेली का डेली एक जो है क्वेश्चन एक जो है एक क्लास जो है हम आपको यूट्यूब पर लेंगे। आप इसको अच्छा से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, हम खुद कई बार बिहार पुलिस निकाले हैं, तो हम अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है उसी के हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं, जो आता है वहीं से हम पढ़ाएंगे। तो पहले हम लूसेंट किताब ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो है हम करेंट अफेयर्स भी कराएंगे, उसके बाद PYQ सब लगवाएंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट वगैरह सब हम डील करवाएंगे। तो चलिए, और आप लोग अपने तैयारी में लगे हुए रहिए। कुछ मैथ का भी क्वेश्चन आता है उसको भी दिखा देंगे। मैथ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक उसको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आवेगा तो हो जाएगा। तो चलिए,
आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।